हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां पे आज हम साइंस पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी 2011 से 2024 तक के आपके पेपर हुए हैं सीटेट के, उसमें जो साइंस पेडागोजी पूछी गई है वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वेश्चन क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेचर ऑफ साइंस से क्वेश्चन है तो नेचर ऑफ साइंस हम पूरी डिस्कस करेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस का क्वेश्चन है तो वो सारा मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऑब्जर्वेशन है और इन्फेरेंस क्या है। उसके अलावा लॉ और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्वेश्चन क्वेश्चन में बताऊंगी या इसका ऑप्शन ए है बी है, ऐसा नहीं है, डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा डे 10 है, इससे पहले 9 लेक्चर्स हम कर चुके हैं एंड आई होप कि आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हो तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस एकेडमी पे। इसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, आप खुद से भी रीड कर लिया करो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में रीड कर लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लीजिए, बाकी मैं तो रीड कर ही रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड टू असेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर्स। शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब आपको ये बताना है, नीचे आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में एक एक क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन सा एक क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग को असेस कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का आकलन कर रहा है। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करेगा। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्या, देखो, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। पहले दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, फिर आप ऑप्शन पे खुद ही ऑप्शन आप खुद ही बताओगे कि इसका ऑप्शन ये है। पहले समझ लो डिफरेंस क्या है दोनों में। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जैसे ये जो हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये किस तरह के क्वेश्चन है, इसमें हम कौन सी थिंकिंग का यूज कर रहे हैं, इसमें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बस एक करेक्ट आंसर बताना है। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स अराइविंग एट वन करेक्ट आंसर बाय यूजिंग फैक्ट, लॉजिक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हमें एक ऑप्शन बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। हमारे पास एक या तो वन वर्ड आंसर बताएंगे या फिर एक करेक्ट आंसर बताएंगे। जैसे ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो आपने वन वर्ड में बता दिया कि केमिकल फॉर्मूला क्या है वाटर का, ये है। आपको ज्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले। उसके अलावा अगर मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करूं, डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है दिशाओं में सोचना। यहाँ पे क्या है, बच्चा दिशाओं में सोचता है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं सोचने के लिए, और मल्टीपल चीजों को वो एक्सप्लेन कर सकता है इन देयर ओन वर्ड्स। तो वहां पे बच्चा जहाँ पे अपना दिशाओं में सोच रहा है, प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन लिख सकता है। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब वहां पे जो हम थिंकिंग यूज कर रहे हैं वो है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन्स जनरेटिंग मैनी पॉसिबल आइडियाज और सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम। मतलब किसी एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन वो दे देगा, मल्टीपल पॉसिबल आइडियाज होंगे। ठीक है, एंड इट इनकरेज क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनोवेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन अवर सिटी। तो अब यहाँ बच्चा वन वर्ड में आंसर नहीं देगा, उसके मन में जो भी चीजें हैं, कि जो भी उसको लगता है कि किस तरह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो उसमें लिख देगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन बन गया वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे जो हमने थिंकिंग लगाई वो हमारी कैसी थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिर्फ आपके पास वन वर्ड आंसर करना है आपने, डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप दिशाओं में सोच सकते हैं। तो यहाँ इन चारों में से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जहां पे बच्चा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो ड्रॉ एंड लेबल वाटर साइकिल, उसने ड्रॉ किया और लेबलिंग कर दिया। तो यहाँ पे उसने कुछ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है वो। सेकंड है, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स किसकी वजह से बनते हैं, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से। तो ये भी वन वर्ड आंसर हो गया। उसके अलावा थर्ड है, विथ व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो वाटर साइकिल, कि अगर वाटर साइकिल नहीं होती तो क्या होता। तो यहाँ पे बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, दिशाओं में सोचेगा, और जो जो पॉसिबल आइडियाज उसके दिमाग में आएंगे वो सब उसमें लिख देगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज किया बच्चे ने। उसके अलावा फोर्थ ऑप्शन है, व्हाई डू वी स्वेट मोर ऑन अ ह्यूमिड डे।
मिड डेज में हम ज्यादा हमें स्वेट क्यों होता है, तो इसमें भी बच्चा वन वर्ड में आंसर दे देगा। बट ये जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्या होगा यदि कोई जल चक्कर ना हो, तो यहाँ बच्चा मल्टीपल आइडियाज आएंगे बच्चे के दिमाग में, काफी सारी चीजों को प्रॉपरली वो एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक तैयार कर सकता है इस क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है डाइवर्जेंट थिंकिंग का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एंड ये भी एक डिफरेंस दे रखा है वन वर्ड में। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं ना, उनको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी कहते हैं। कई बार क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी मतलब इससे भी क्वेश्चन आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा रहे हैं उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जहां पे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग को यूज करते हैं वो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, सी से कन्वर्जेंट, सी से क्लोज्ड। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अनुप्रिया Anupriya is planning a teaching learning activity for her grade 6 learners on topic water pollution. Which of the following activities is preferred to accommodate learners with diverse learning styles? ये भी डाइवर्स लर्निंग का ही क्वेश्चन है। अनुप्रिया विषय जल प्रदूषण पर कक्षा 6 के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए? मतलब टीचर जो है, एक टीचर है वो क्लास 6 में एक टॉपिक पढ़ा रही है वाटर पोल्यूशन का, तो वो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा इन चारों में से जो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, लर्निंग स्टाइल्स दे रखे हैं, उसमें कौन से एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डाइवर्स लर्निंग स्टाइल को यूज किया गया है। जहाँ पे डाइवर्स लर्निंग स्टाइल को यूज करें मतलब जहाँ बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा, जहाँ बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे सोचने के, तो कौन से ऐसे क्वेश्चन में वो मल्टीपल ऑप्शंस को यूज करेगा जहां बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से? फर्स्ट है शोइंग चार्ट ऑन वेरियस कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। उसने बच्चे ने एक चार्ट बनाया है जिसमें वेरियस कॉजेज लिखे हुए हैं वाटर पोल्यूशन के। सेकंड है टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड विजिट टू पोल्यूटेड रिवर। बच्चे को आप फील्ड विजिट कराने ले गए पोल्यूटेड रिवर के पास, तो यहाँ पे बच्चा जो है ज्यादा एक्टिव होगा। बच्चे की जो है ज्यादा दिशाओं में सोचेगा, मल्टीपल वेज होंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन, मल्टीपल मतलब तरीकों से वो सोचेगा, मल्टीपल आइडियाज आएंगे उसके दिमाग में। उसके अलावा थर्ड है इनवाइटेड एक्सपर्ट टू टॉक एन अबाउट टॉपिक। आपने एक एक्सपर्ट को बुलाया, उसने उस टॉपिक के बारे में आपको बता दिया कि वाटर पोल्यूशन से ये होता है। फोर्थ है आस्किंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ रिटन रिपोर्ट ऑन वाटर पोल्यूशन, या फिर बच्चे जो है एक रिपोर्ट लिख के आ गए वाटर पोल्यूशन के बारे में। तो इन चारों में से कहाँ पे आपको लगता है कि बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा? जो सेकंड ऑप्शन है, जहां पे आप बच्चों को फील्ड विजिट कराने ले गए हो, पोल्यूटेड रिवर के पास ले गए हो, जहां बच्चा देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, है ना। तो ये वाला जो मेथड है सेकंड वाला, यहाँ पे ये है डाइवर्स लर्निंग स्टाइल का आपने यूज किया किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो कौन से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 को, टेकिंग स्टूडेंट्स ऑन अ फील्ड विजिट टू पोल्यूटेड रिवर, ठीक है। देखो डाइवर्स लर्निंग मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स हैं डाइवर्स लर्निंग के। कौन कौन से? लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है। अच्छा, डाइवर्स लर्निंग मेथड होता क्या है? यहाँ पे क्या है, these methods are the different ways of teaching and learning that help meet the ends, ability, interest, learning styles of all student in a classroom, ठीक है। जहां बच्चा अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजों को सीखता है, ठीक है। लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, हैंड ऑन एक्टिविटीज करके सीखते हैं बच्चे। कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू, विजुअल लर्निंग जहाँ पे बच्चों को मॉडल्स वगैरह हम दिखाते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जहाँ पे बच्चे को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने बच्चे को एक टास्क दिया जहाँ बच्चा एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहा है। आपने कहा कि आप अपने गली में या घर में या विलेज में सबसे पूछेंगे कि कौन कितना पानी यूज कर रहा है, तो वो बच्चा हर घर में जाके या 5-6 घरों में आसपास के जाके पूछेगा कितना पानी कंज्यूम करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ये जो क्वेश्चन है जहाँ किसी से इंक्वायरी ले रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, इंटरव्यू टाइप का जो ले रहे हैं, दैट इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसे फील्ड विजिट वगैरह है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। टेक्नोलॉजी असिस्टेड लर्निंग जहाँ पे हम बच्चे को पीपीटी या प्रोजेक्ट वगैरह दे देते हैं बनाने के लिए कि आप एक पीपीटी बना के लाएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये सारे मेथड्स जो हैं डाइवर्स लर्निंग मेथड्स हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा एक स्टेटमेंट सही है आपको ये बताना है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन एक स्टेटमेंट दे रखी है कि alternate conceptions of learners tend to persist even after formal instruction.
शिक्षार्थियों की विकल्पी संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती हैं। कि जो बच्चे में मिसकॉन्सेप्शंस होता है, जो ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस होते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्शंस जो सही नहीं है बट हमें लगता है कि वो सही है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट है, उसको मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं या फिर ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन होते हैं। तो काफी सारे बच्चों में मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, इवन हम में भी थे, हो सकता है अभी भी हों। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इसमें ये कहा गया कि फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के बाद भी ये बने रहते हैं, इस इतनी इजीली ये जाते नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है। देखो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास, चलो पहले रीजन बताती हूँ फिर एग्जांपल देती हूँ। इसका रीजन दे रखा है कि एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर ऑफन काउंटर इंट्यूटिव। मतलब कि कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक हैवी क्वाइन है, एक आपके पास फेदर है। तो क्वाइन हैवी होगा और फेदर लाइट वेट का होगा, है ना। तो जब आप दोनों को सेम डिस्टेंस से थ्रो करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जो हैवी चीज है ना, वो जल्दी नीचे आ जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, हैवी और लाइट वेट दोनों ही चीजें सेम डिस्टेंस, मतलब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, इक्वली सेम टाइम पे ही ये नीचे आएंगी। तो ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है, हमें लगता है जो हैवी चीज है वो जल्दी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना कि एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर ऑफन काउंटर इनिशिएटिव, मतलब हमें लगता है कि ये जो चीज है ना, ये सही नहीं है, बट साइंटिफिकली ऐसा ही है, उसी को हम काउंटर इनिशिएटिव कह रहे हैं। जैसे समथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज है दैट गोज अगेंस्ट व्हाट वी नेचुरली एक्सपेक्ट, हमें लगता है हम जो एक्सपेक्ट करें ना यही सही है, तो उसी चीज को हम काउंटर इनिशिएटिव कह रहे हैं। बट साइंटिफिकली वो ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि जैसे दो चीजों को आपने थ्रो किया, हैवी और लाइट वेट दोनों को सेम डिस्टेंस से आपने थ्रो किया, मतलब सेम हाइट से आपने थ्रो किया, उन्होंने सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर किया, और कहीं हमें लगता था कि जो हैवी चीज है वो जल्दी आती है, तो ये हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ए और आर दोनों ही सत्य हैं, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड कौन सी एक स्टेटमेंट सही है? दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं। इन एन इन्वेस्टिगेशन डेटा इज ऑलवेज न्यूमेरिकल। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो जो हमारे पास डेटा होता है ना, वो हमेशा न्यूमेरिकल ही होता है। तो ऐसा तो नहीं है, डेटा तो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल बेस्ड ही हो हमेशा, तो ये तो सही नहीं है। सेकेंड है, देर इज ओनली वन करेक्ट मैथड इन अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। क्योंकि सिर्फ एक मैथड नहीं है, जहां पे ओनली जैसा शब्द जुड़ जाए ना आपके क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन तो वैसे भी गलत, कभी सही नहीं होगा। ठीक है, वो गलत ही होना है। तो ओनली जैसे क्वेश्चन जहां भी आपको दिख जाए उसको तो पहले ही आप काट दिया करो, मतलब वो तो ऑप्शन आपका कभी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन जो है ये भी गलत है कि देर इज ओनली वन करेक्ट मैथड। एक करेक्ट मैथड नहीं होता साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में, मल्टीपल मैथड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, अपने सेंसेस को यूज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। ऑब्जर्वेशन के बाद क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चनिंग के बाद फिर हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक एक्सप्लेनेशन होती है। हाइपोथेसिस क्या है? एक एक्सप्लेनेशन है जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, उसको हम कह रहे हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आप क्या करोगे? एक्सपेरिमेंटली किसी चीज को प्रूव करो, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप चीजों को एनालाइज करेंगे, और एनालिसिस के बाद फिर आप क्या करते हो? फाइनल रिजल्ट देते हो, फाइनल कंक्लूजन निकालते हो कि ये हमने ये कंक्लूड किया पर्टिकुलर किसी भी रिसर्च को जब आप करते हो तो। ठीक है, तो एक साइंटिफिक मेथड नहीं होता, मल्टीपल मेथड्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड है ये भी गलत है। सो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 जो है ए और बी दोनों असत्य हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स आपके पास दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल इन द सेल्स ऑफ देयर लीव्स। सेकंड स्टेटमेंट है, प्लांट नीड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है इनमें से कौन से फैक्ट है, कौन सा इन्फ्योरेंस है। ठीक है, तो देखो फैक्ट क्या होता है ना, जो फैक्ट है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। फैक्ट जो है इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया, फैक्ट जो है उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। और जो इन्फ्योरेंस है, इन्फ्योरेंस क्या होता है? एक फाइनल कंक्लूजन है जो हमने निकाला है, फाइनल जो रिजल्ट होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा इन्फ्योरेंस है। तो प्लांट कंटेन्स क्लोरोफिल इन द सेल्स ऑफ देयर लीव्स, ये क्या है? ये एक फैक्ट है, हमें पता है, और इट इज बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशन। ये हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, हमने ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो है
उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल, और यहीं पे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशन है, और जो फैक्ट है ना ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है, फैक्ट है। सेकंड है कि प्लांट नीड्स सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा इन्फ्रेंस है कि प्लांट्स को सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये है हमारा इन्फ्रेंस, ठीक है। तो S1 जो है फैक्ट है और S2 इन्फेरेंस है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। S1 तथ्य है और S2 निष्कर्ष है, ठीक है। क्या डिफरेंस है फैक्ट और इन्फेरेंस में, मैंने आपको बता दिया। फैक्ट क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और रिलायबल एविडेंस। इन्फेरेंस क्या है, इट इज अ लॉजिकल कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट और ऑब्जर्वेशन। इन्फेरेंस जो है दैट इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स। It can be verified through observation. It may or may not be correct and needs further testing. फैक्ट आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इन्फेरेंस में होगा कि व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंड। इन्फेरेंस में पूरी मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, इन्फेरेंस में पूरा रिजल्ट होगा उस चीज का, और फैक्ट में बस हमारी ऑब्जर्वेशन होगी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। फैक्ट्स आर ऑब्जेक्टिव एंड इन्फेरेंस इन्वॉल्व रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। फैक्ट रिमेन द सेम इफ ऑब्जर्व करेक्टली। डिफरेंट पीपल में मेक डिफरेंट इन्फेरेंस ऑन द सेम फैक्ट। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो ये हो गया मेन डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड इन्फेरेंस। आपको ये याद रखना है कि जो फैक्ट है ना इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और इन्फेरेंस भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड है, बट इन्फेरेंस फाइनल रिजल्ट होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपने ऑब्जर्व किया कि प्लांट केप्ट इन अ डार्क रूम हैज येलो लीव्स। एक कमरे में आपने किसी प्लांट को रखा था और इसके पत्ते जो हैं येलो हो गए, आपने ऑब्जर्व किया। इसका जो फैक्ट है कि द प्लांट हैज येलो लीव्स, है ना, ये फैक्ट है, उस प्लांट के जो पत्ते हैं वो येलो हो गए, और इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, है ना। इन्फेरेंस क्या है, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लांट बिकम येलो बिकॉज इट डिड नॉट रिसीव एनफ सनलाइट। कि प्लांट येलो इसलिए हुआ क्योंकि इसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही थी। तो ये हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, है ना। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड इन्फेरेंस। कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्ट जो है एक स्टेटमेंट होती है जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इन्फेरेंस एक फाइनल रिजल्ट जो हमने निकाला, दैट इज इन्फेरेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साइंस। साइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है। एक मिनट चेक कर लूं, रिकॉर्डिंग भी अपनी हाँ चल रही है। चलिए कौन सा एक स्टेटमेंट जो है सही नहीं होगा। फर्स्ट है नो सिंगल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, तो दिस इज ट्रू। एक सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं है, मल्टीपल साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। सेकंड है कल्चर प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, की जो कल्चर है ना वो साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, हमें बताना है जो ट्रू नहीं है। थर्ड है क्रिएटिविटी हैज नो रोल इन साइंस, दिस इज नॉट ट्रू। हमें पता है साइंस में क्रिएटिविटी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फोर्थ है देयर इज सब्जेक्टिविटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मतलब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बीच। मतलब साइंटिफिक नॉलेज जो भी हम चीज सीख रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा। तो देयर इज सब्जेक्टिविटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, मतलब हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड ऑप्शन जो है कि क्रिएटिविटी हैज नो रोल इन साइंस, दिस इज नॉट ट्रू, और यही हमें बताना था कि कौन सा सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती, ये सही नहीं है। हमें पता है कि क्रिएटिविटी का कितना बड़ा रोल होता है साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट टेक्स अ boiled potato paste in a test tube and put few drops of iodine solution. She writes the following statement in her copy. एक बच्चा है, उसने क्या किया, टेस्ट बॉइल्ड पोटैटो का जो पेस्ट है वो लिया टेस्ट ट्यूब में, और उसके उसमें तो उसने कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाल दी। ठीक है, ये क्या था, बॉइल्ड पोटैटो था, और उसने ऊपर से क्या किया, इसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दी आयोडीन सॉल्यूशन की। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन की। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमें बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इंफेरेंस है। उसने दो स्टेटमेंट्स लिखी अपनी नोटबुक में। एक उसने लिखा कि पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, एंड सेकंड स्टेटमेंट लिखी कि पोटैटो कंटेन्स स्टार्च। तो पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, आलू का रंग नीला काला हो जाता है, ये उसने क्या किया, ये उसने ऑब्जर्व किया, है ना। जब उसने टेस्ट किया, स्टार्च का वो टेस्ट कर रही थी, तो उसने आयोडीन सॉल्यूशन डाला जब उस बॉइल्ड पोटैटो में, तो उसका जो कलर है ब्लूइश ब्लैक हो गया, एंड ये क्या है, उसने ऑब्जर्व किया, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। जो सेकंड है कि पोटैटो कंटेन स्टार्च, ये क्या है,
पोटैटो कंटेन स्टार्च, पोटैटो में स्टार्च है इसलिए उसका कलर ब्लूइश ब्लैक कलर हो गया है ना, तो इट कंटेन स्टार्च, ये क्या है हमारा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल हमारा कंक्लूजन है। तो जो बी है ये इन्फेरेंस है और ए है ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इन्फेरेंस। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए अवलोकन है, बी निष्कर्ष है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, while discussing the properties of water in a class 6 learner says that water in the drain is brown in color, hence the color of water is brown। जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थियों ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है इसलिए जल का रंग भूरा होता है। ठीक है, कि पानी का कलर जो है ब्राउन होता है इसलिए उसमें जो ड्रेन है ना उसमें भी पानी का कलर ब्राउन है। अब जो टीचर है, साइंस टीचर, रिस्पॉन्स शुड बी, टीचर का रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, आप क्या करोगे? अगर आप टीचर हो, आपकी क्लास में बच्चे ने इस तरह से कुछ रिस्पॉन्स किया तो आप क्या करोगे? उसको डांटोगे, फटकारोगे कि नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है, तेरे को इतना भी नहीं पता, इस तरह का बिहेव करोगे, या फिर क्या करोगे? 4 ऑप्शन हैं, बताइए। फर्स्ट है इग्नोरिंग द स्टेटमेंट, उसने जो भी कहा उसको इग्नोर करेंगे आप। सेकंड है asserting that his logic is incorrect, उसको सीधा बोलेंगे कि भाई तू ये सोच रहा है ना बिल्कुल गलत है। या फिर थर्ड है emphasize that water is colorless, उसको समझाओगे कि नहीं बेटा पानी कलरलेस होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है accept the response and explain the logic, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको यूज करना है और कुछ नहीं करना है आपको। प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और तर्क की व्याख्या करें। आप उसके रिस्पॉन्स को सुनोगे, एक्सेप्ट करोगे और उस लॉजिक को एक्सप्लेन करोगे कि वाटर जो है क्यों ब्राउन है, ड्रेन में पानी ब्राउन क्यों है और एक्चुअली पानी का कलर कैसा होगा। तो आप लॉजिक को प्रॉपरली प्यार से एक्सप्लेन करोगे और कुछ नहीं करना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कैटर टू द स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट डिजायरेबल टू बी यूज्ड इन साइंस क्लासरूम। गिफ्टेडनेस क्या है का मतलब क्या है, पहले तो वो समझिए। देखो, प्रतिभाशील विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है? गिफ्टेडनेस क्या होता है ना, जैसे देखो कुछ बच्चे होते हैं जो हर फील्ड में अच्छे होते हैं, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं हर फील्ड में और उनको इतनी जिज्ञासा होती है हर चीज को सीखने में और वो हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं ना, तो इस तरह के बच्चों को कहते हैं गिफ्टेड बच्चे। तो आपको बताना है कौन सा एक लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट डिजायरेबल है, कम इंपॉर्टेंट है साइंस की क्लासरूम में एक गिफ्टेड बच्चे के लिए। ठीक है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट, कि हर किसी एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम हो और प्रॉपर असेसमेंट जो हम टाइमली लेते हैं वो, या फिर एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव। अब ये जो तीनों ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बच्चा खुश रहेगा, वो काफी एक्टिव फील करेगा, मतलब वो इंटरेस्ट लेगा इन सब चीजों में। एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज में अच्छे से इन्वॉल्व होगा, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जो भी दिया जाएगा टाइमली उसको करेगा, अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जब इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कुछ बोलने के लिए अपने आइडियाज को प्रॉपरली वो एक्सप्रेस करेगा। बट सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम एंड असेसमेंट जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट डिजायरेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या एवं आकलन जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्टेड बच्चे के लिए ये जो है कम इंपॉर्टेंट होगा, बाकी ये तीनों ही चीजें जो है डिजायरेबल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का और ये है अब लास्ट क्वेश्चन। देखो, जहां पे कोई कॉन्सेप्ट था ना उसको एक्सप्लेन मैंने किया, मतलब आपको लगेगा कि मैम आपने 3-4 क्वेश्चंस की ही स्टेटमेंट दी, बट कुछ क्वेश्चंस है ना वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी होती है, उसमें आपको मतलब कोई टॉपिक नहीं है। जैसे जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, जैसे ऑब्जर्वेशन क्या है, इन्फेरेंस क्या है, फैक्ट क्या है, उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, उसके अलावा हमने डिस्कस किया कौन कौन सी चीजें और मैंने आपको बताई। हाँ, डाइवर्स लर्निंग मेथड्स के बारे में हमने देखा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगानी है, तो उस तरह के क्वेश्चन थे ये बाकी के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रेफर्ड इन फैसिलिटेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट इन साइंस। साइंस का आप कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो क्लास में, उसके लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट लीस्ट प्रेफर्ड क्या होगा इन चारों में से? आस्किंग स्टूडेंट टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट, बच्चों को कहो कि इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करो। आस्किंग स्टूडेंट टू जनरलाइज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरणों द्वारा संकल्पना का सामान्यकरण करने के लिए कहना कि एग्जाम्पल के साथ आप उस चीज को प्रूफ करो, बताओ, समझाओ। आस्किंग स्टूडेंट टू गिव नॉन एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि आप बच्चों को ये कहो कि गैर उदाहरण इस कॉन्सेप्ट का दीजिए।
विद्यार्थी को उनके अपने शब्दों में संकल्पना की व्याख्या करने के लिए कहना कि आप अपने वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लीस्ट प्रेफर्ड है साइंस के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए? तो वो है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट। अब बच्चों को कह दो कि सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दो, दैट्स इट। तो ये जो है लीस्ट प्रेफरेबल है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है साइंस की क्लासरूम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे आपके आज के 10 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और उसके साथ साथ साइंस की जो थ्योरी क्लासेस हैं वो भी आपको मिल ही रही हैं। एंड थ्योरी के साथ साथ जो हम टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है वो भी आपको मिल रही है। टॉप 100 क्वेश्चन की केमिस्ट्री और बायो के लेक्चर्स आपको मिले होंगे, फिजिक्स का भी आपको जल्दी मिल जाएगा। एंड उसके अलावा पेडागोजी तो हम कर ही रहे हैं। तो साइंस की तैयारी आप मेरे पे छोड़ सकते हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो साइंस के लिए। एंड उसके अलावा तो मैं क्या कहूँ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के। और ये जो नोट्स है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ऋषु साइंस एकेडमी पे, वहां से आप लीजिए। वो देखो जो भी चीज मैं आपको बढ़ा रही हूँ ना, मान लीजिए मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया आपको, तो उस चैप्टर को, उस टॉपिक को जब आप पढ़ते हो, करते हो, सुनते हो, समझते हो, उसके बाद उस टॉपिक के आप क्वेश्चन लगा के देखा करो कि आपसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी, कुछ सेशन मेरे ऐसे हैं जहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस किए हुए हैं, तो उन सेशंस को लगा के देखिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ पे समझ में प्रॉब्लम हो रही है या कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस चीज को आप फिर से रिवाइज करिए, है ना। लाइटली मत लीजिए किसी भी चीज को, क्योंकि अभी तो आप सीटेट के लिए कर रहे हो प्रिपेयर, बट आगे सीटेट के बाद जो भी आपका सेकंड स्टेप होगा, केवीएस, एनवीएस या फिर DSSS, किसी भी पेपर की आप तैयारी करो, तो वहां भी ये सारी चीजें काम आएंगी। ऐसा नहीं है कि सीटेट तक ही सीमित है ना, क्योंकि 10th 12th तक का सिलेबस आपका पूछा जा रहा है TGT लेवल पे। तो कई मतलब उससे एक्सट्रीम भी आगे का भी पूछते हैं, बट मतलब अगर आपने 12th तक का अच्छे से कर लिया ना, तो फिर आप कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा कि आप ना कर पाओ। टीचिंग की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से क्लियरली पढ़ते हुए चलिए, रटिए मत, समझ के करिए, ताकि आगे भी वो चीजें आपके काम आए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।